जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी के दर्शकों को मैं स्मिता किरण टोप्पो स्वागत करती हूँ, जोहार करती हूँ। झारखंड विधानसभा टीवी की झारखंड की जनजातियों और साहित्य की श्रृंखला में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अभय सागर मिंज उपस्थित हैं। डॉक्टर अभय सागर मिंज जो वर्तमान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के मानवशास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और वहीं लुप्तप्राय देशज भाषा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र के निदेशक भी हैं। उनका विस्तृत परिचय मैं उन्हीं से जानना चाहूँगी। सर, सबसे पहले जोहार, आपको स्वागत। जोहार मैडम। और आप अपना परिचय सर कृपया हमारे दर्शकों को दें और अपने बारे में बताएं पहले तो। मेरा नाम डॉक्टर अभय सागर मिंज हुआ और मेरी स्कूली संत जेवियर विद्यालय डोरंडा से हुई। उसके पश्चात मैंने बीए रांची कॉलेज से किया। उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने अपनी एमएससी और एमफिल थोड़ी सी पूरी की और वापस आके रांची से ही अपनी मानद उपाधि पीएचडी की उपाधि यहाँ रांची विश्वविद्यालय से हासिल की। और अभी जैसे आपने कहा कि कुछ अभी निदेशक भी हूँ इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर फॉर इंडिजिनस कल्चर्स श्यामा प्रसाद में ही, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके मैं एडवाइज़र भी हूँ, वाइफेड नेपाल में और एपीएन फिलीपींस, और ऑनरी मेंबर कंसोर्शियम इंडिजिनस कंसोर्शियम है, यह जिनेवा में लोकेटेड है। जी, ये संक्षिप्त परिचय हो। धन्यवाद सर। अभी आपकी पुस्तक आदिवासी दर्पण जो फिलहाल प्रकाशित हुई है, जिसे आपने निबंधों के रूप में संकलित किया है, सबसे पहले तो उस पुस्तक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी, धन्यवाद। शुभकामनाएं आने वाले और लेखनी के लिए। जी, आप ये बताएं सर कि आपके लेखन की शुरुआत किस तरह से हुई और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि आपने लिखना शुरू किया? ये लेखन कला तो काफ़ी पहले से थी, लेकिन जब दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ता था उसमें मात्र 2 आदिवासी हम लोग उस एमएससी में थे, एमएससी इन एंथ्रोपोलॉजी। तो मैं उरांव था और मेरी एक सहयोगी थी, वो मुंडा थी। तो एंथ्रोपोलॉजी में जब हम लोग मानव शास्त्र के बारे में पढ़ते थे और जनजाति के बारे में पढ़ते थे तो लोग हमें देखने आते थे। और उस समय जब मानव शास्त्र में बहुत गहन अध्ययन करने लगा तो मैंने पाया कि हमेशा एक दूसरा व्यक्ति बताता है कि मैं कौन हूँ, मैं आदिवासी कौन है, और हम क्या कोशिश करते हैं कि हम उसमें फिट बैठने की कोशिश करते हैं। ये विशेषता तो हम ऐसे होनी चाहिए। तो हमारे अंदर से हम क्या है उसके बारे में लेखनी बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर आप 18 से 20 शताब्दी से देखें, कैंपबेल की राइटिंग देखें, क्लेमेंट की राइटिंग देखें, या आप डाल्टन की राइटिंग देखें, ये ग्रिग्सन की राइटिंग देखें, तो सबने अपने तरीके से आदिवासी समाज को देखने का प्रयास किया है। लेकिन मुझे लगता है हमारे में एक बड़ा प्रचलित शब्द है जिसको बोलते हैं नेटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति खुद जो आदिवासी है वो अपने समाज के बारे में अध्ययन करता है। तो उसमें मुझे लगा कोई मुझे और क्यों परिभाषित करेगा, मैं क्यों नहीं प्रयास करूं, या मेरा समाज क्यों ना प्रयास करे। तब वहाँ से लेखनी शुरू हुई और ये मेरी दूसरी कृति है। पहली 21वीं सदी में आदिवासियत वो थी और ये अभी दूसरी आपके समक्ष है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, आदिवासी दर्पण जो निबंध माला है सर, अभी आपने कहा कि एक आदिवासी ही आदिवासी को अच्छी तरीके से समझ सकता है या उसको परिभाषित कर सकता है। आप ही से जानना चाहूँगी सर, अपनी पुस्तक के बारे में थोड़ा बहुत बताएं संक्षेप में कि क्या इस पुस्तक में है। जी, बड़ा द्वंद्व था जब मैं शीर्षक का चयन कर रहा था। मैं एक किताब बहुत द मिरर फॉर मैन से बहुत प्रभावित था कि आज हमारे युवा या हमारा समाज कहीं भ्रमित होकर किसी और की तरफ उन्मुख हो रहा है। उन्हें अपने बारे में नहीं पता, अपने जड़ों के बारे में नहीं पता। तो मुझे लगा कि एक पुस्तक ज़रूर ऐसी हो जो एक आईना का काम करे, एक ऐसी जहां आत्मावलोकन की गति मिल सके युवाओं को, कि उस पुस्तक को देख के लगे अच्छा ये तो मैं हूँ। इस पुस्तक में जो निबंध माला है, इतिहास से लेके प्राग इतिहास लेखनी से पहले हमारा समाज क्या था, जैसे धुमकुड़िया हो गया या सहिया हो गया या सरुल जैसे पर्व त्योहार हो गए, उसके बाद आज वर्तमान समय में पेशा हो गया, इन सब छोटे छोटे जो मुद्दे हैं उनको मैंने बहुत सरलता से लिखने का प्रयास किया है। 4-5 और आने वाले भविष्य में कौन कौन सी समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा है। तो ये एक समग्र निचोड़ है कि आप भूतकाल भी देख सके, वर्तमान भी देख सके, भविष्य भी देख सके। तो एक आईना समाज को, मेरे युवाओं को, मेरे आदिवासी युवाओं को और जो बड़े हैं उनको भी दिखाने का प्रयास करने का कोशिश हुआ। जी, जी।
जी सर, आपने जैसे कहा कि बहुत सारे जो मुद्दे हैं, जो वर्तमान में प्रासंगिक मुद्दे हैं और जो आदिवासियों से समाज से जुड़े हुए हैं, तो सर आप इसको किस तरह देखते हैं कि आदिवासियत और झारखंड से ये पुस्तक किस प्रकार से जुड़ती है? ये जी। इसको आप किस तरह से देखते हैं सर? जहाँ मुझे लगता है आपके प्रश्न को मैं थोड़ा ठीक से नहीं समझ, लेकिन जहाँ तक जितना मैं समझा हूँ कि आदिवासियत की जब बात करते हैं तो ये अलग रूप से वो परिभाषित होते हैं। अभी आप एक वृहद समाज को देखें तो वो वृहद समाज हमेशा यह दिखाने का प्रयास करता है कि हमारे अस्तित्व के बाद ही आदिवासी का अस्तित्व है। वो अपने ग्रंथों का शायद हवाला देते हैं कि इस ग्रंथ में इस तरह का विवरण है, तो आदिवासी ऐसा था, आदिवासी वैसा था। लेकिन मैं ये सवाल सभी से करना चाहूँगा कि मनुष्य का इतिहास क्या मात्र लेखन कला के शुरुआत होने से है? नहीं। वो कला आप 2 लाख वो अस्तित्व 2,80,000 2,20,000 जहाँ होमो इरेक्टस हमारे जो पूर्वज रहे थे, मनुष्य के पूर्वज थे, कॉमन एंसेस्टर्स, उन तक है। तो आप ये कहना या किसी ग्रंथ को आधार मान के कहना कि हमारा अस्तित्व किसी भी समुदाय का अस्तित्व मात्र लेखनी से ही शुरुआत हुआ, ऐसा नहीं है। जब लेखनी नहीं थी तभी मनुष्य का इतिहास था, उनका बीता हुआ कल था। तो इसलिए उस चीज़ को समेटने का प्रयास इसमें मैंने किया है। जी सर, और झारखंड के युवाओं के लिए खास करके या आदिवासी समाज के जितने भी युवा हैं, उनके लिए खास करके इस पुस्तक में एक अच्छा संदेश है। आप अपनी तरफ से सर कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं के लिए? जी, तो मैं समझता हूँ कि मैं भी अब उस ढलान में पहुँच गया हूँ कि अब युवा नहीं रह गया है। लेकिन ये अवश्य प्रयास होता है, ये सोच, ये चिंतन हमेशा होती है कि आने वाला समय यदि आप अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को यथावत नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में यह संकट आपके लिए और बढ़ेगा। क्योंकि जहां आप भीड़ में शामिल होंगे तो आपके स्वयं का अस्तित्व कभी नहीं होते, क्योंकि भीड़ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसलिए मेरा बिल्कुल अनुरोध होगा युवाओं को कि खूब पढ़िए और खूब लिखिए और अपने समाज में का अवलोकन कीजिए। छोटी मोटी जो भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, पर्व त्यौहार होते हैं, उसको साइंटिफिक ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिए। होता क्या है कि आने वाले जो युवा पीढ़ी है, वो जो एंड्रॉयड और एप्पल फ़ोन यूज़ करता है, वो आप मात्र हमारे किसी चीज़ को कह देने से कि गर्व करो आदिवासी हो, लेकिन आप आदिवासी गर्व करने के लिए अगर कुछ उसको नहीं देंगे, कोई रैशनैलिटी नहीं देंगे, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं देंगे, तो वह इसको नहीं मानेगा, तो निश्चित भटका होगा। तो मुझे सभी युवा लेखकों से या तो जो पढ़ने वाले हैं उन सबसे मेरा अनुरोध होगा कि आप कभी भी किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, आदिवासियत को एक नए चश्मे से देखने का प्रयास कीजिए और वो चश्मा हमेशा शोध आधारित हो, अध्ययन आधारित हो और कुछ ठोस और साइंटिफिक ढंग से उसको लिखने का प्रयास हो। जी मैडम। जी सर, मेरा अगला सवाल यही होता कि शिक्षा के क्षेत्र से चूँकि आप जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार से आप युवाओं के लिए या जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आप ये संदेश देते हैं? तो आपने ये बता ही दिया है कि अध्ययन और लेखन कितना आवश्यक है। अंत में सर ये जानना चाहूँगी कि भविष्य की क्या योजनाएं हैं आपकी? आने वाले समय में हमें क्या और किस प्रकार की आपकी लेखनी देखने को मिल सकती है, इसके बारे में कुछ बताएं सर। जी, प्रयास तो बहुत कर रहा हूँ और अभी जो मैंने आधी पुस्तक लिखी अंग्रेज़ी में है, द वैनिशिंग लैंग्वेजेस, और यह मुझे मातृभाषा से बड़ा स्नेह है। मैं खुद भी कुड़ुक बोलता हूँ और देखता हूँ कि मातृभाषा का क्या महत्व है। या तो ना माता पिता समझते हैं, ना शैक्षिक संस्था समझती हैं, ना ही बच्चे समझते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये आपकी मातृभाषा गुम होगी तो आपके अस्तित्व, आपके जो देशज ज्ञान है, जो गांव का ज्ञान है, जैसे डॉक्टर पार्वती कहती हैं, छोटी छोटी चीज़ों से बतलाने का प्रयास करती कि प्रकृति और मनुष्य का कैसा साथ है, कैसा अर्थपूर्ण संबंध है, तो ये सब गुम हो जाएंगी। तो चूँकि मातृभाषा से लगाव, इसलिए मैं अभी एक वैनिशिंग वॉइसेस या वैनिशिंग लैंग्वेजेस नामक किताब लिख रहा हूँ। उसके पश्चात और 2-4 चीज़ें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो हम भारत के आदिवासी हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो आदिवासी हैं, जैसे कनाडा का हो गए या अफ्रीका के हो गए या ऑस्ट्रेलिया के हो गए या फिलीपींस के हो गए, इन देशों में अपने अधिकार को लेकर लोग बहुत जागरूक हैं। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। उनकी संस्कृति और अपनी संस्कृति को भी मैं कंपैरेटिव एनालिसिस में देखूंगा। अभी कनाडा के एक युवक आए थे, वो वहाँ के जो ट्रेडिशनल सिस्टम है फर्स्ट नेशंस के और यहाँ की उरांव के जो पढ़ा व्यवस्था उस पर अध्ययन कर रहे हैं। तो मैंने एक रिक्वेस्ट डाला, शायद ये हो जाए कि अब मैं यहाँ से अध्ययन करके कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ जाके फर्स्ट नेशंस का जो है
उनके पारंपरिक व्यवस्था के बारे में पढ़ने की कोशिश करूँगा। ऑस्ट्रेलिया में एक बार चर्चा हुई थी, तो इन सभी को समग्रता करके मुझे लगता है और एक पुस्तक आगे शीर्षक अभी मैंने सोचा नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर, आपने अपनी पुस्तक आदिवासी दर्पण, आदिवासी आत्मबोध की मानव शास्त्री निबंधमाला के बारे में हमसे बातचीत की है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपकी लेखनी से हमारा जो आदिवासी समाज है वो बहुत ज़्यादा लाभान्वित होने वाला है और प्रेरित होने वाले हैं बहुत सारे युवा, और प्रेरित होकर लिखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो समय दिया है और आपने जो अपनी पुस्तक के बारे में जो बातें बताई हैं। धन्यवाद दूंगी झारखंड विधानसभा टीवी को और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।